सर्विसेज के फाउंडर विजय मंत्री हमारे साथ हैं। मंत्री जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आप। सर, कैसी सिचुएशन आप देख रहे हैं बाजार में? क्योंकि ले दे के मामला यही था कि बाकी चीजें एक तरफ, अर्निंग्स एक तरफ, अभी शुरुआत में कोई खास एक्साइटमेंट तो बिल्ड नहीं हो रही है। क्या आपको लगता है कि बाजार में थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए अभी? देखिए, बाजार में बिल्कुल अभी कॉशियस रहना चाहिए, एक्स्ट्रा अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो वैल्यूएशन ही हमारे पहले थोड़े ऊपर थे और इंडियन मार्केट इमर्जिंग मार्केट के मुकाबले काफी प्रीमियम पे था। वो प्रीमियम ऑफ लेट काफी कम हो गया है और एफआईआई कंटिन्यूस बेसिस पे माल बेच रही थी। और उसका रीजन एक तो डोमेस्टिक वैल्यूएशन था, दूसरा जो करेंसी डेप्रिशिएट हो रहा था, और तीसरा उनको अलग मार्केट काफी अच्छे लग रहे थे। उसके ऊपर थोड़ा बात करूंगा मैं। तो मेन रीजन मेरे को लगता है कि अर्निंग इतना रोबस्ट अर्निंग हुआ नहीं है, और उसके ऊपर जो जियो पॉलिटिक की वजह से सेंटिमेंट काफी खराब हो गए। तो सब डरे हुए, सपोज आपका पैसा कहीं बाहर लगा हुआ होता है ऐसे माहौल में और बड़े चैलेंज होते, तो आप भी क्या करते? आप भी अपना पैसा निकालने की कोशिश करते। लेकिन दो डेटा पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है देखने लायक, कि हम बोल रहे हैं कि इंडिया से पैसा निकालो, लेकिन डालो कहाँ? तो लोग यूएस मार्केट की बात करते हैं। तो यूएस मार्केट का एस&पी का पी मल्टीपल 26 के आसपास है, इंडिया से ज्यादा है। और बहुत इंटरेस्टिंग है, वॉरेन बुफे 31% कैश पे बैठे हैं, और यूएस में म्यूचुअल फंड से पिछले 2 सालों में करीब 1.5 से 2 ट्रिलियन डॉलर का पैसा एक्चुअली बाहर निकला है। और वो पैसा इक्विटी और हाइब्रिड से निकल के डेट म्यूचुअल फंड की तरफ आया है, बॉन्ड फंड में आया है, मनी मार्केट फंड के अंदर आया है। तो इवन दैट मार्केट which is creating all kind of problem, वहां भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर, वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर, इज थिंकिंग वेरी वेरी डिफरेंटली। तो मेरे हिसाब से इंडिया में स्ट्रक्चरल चैलेंज नहीं है, लेकिन यस, अर्निंग का चैलेंज रहेगा, और अगले 3-6 महीने में ऐसा ही रहने लगता है, हमको बाजार ऐसा ही रहता हुआ लगता है। 3 से 6 महीने ऐसे ही रहेंगे? मतलब कि 3 से 6 महीने ऐसे रहते हैं तो फिर तो ये FY26 निकल गया, और जो हम उम्मीद करके चल रहे थे कि अच्छा अर्निंग्स आएंगे, थोड़ा सा रिवाइवल बाजार में आएगा, वो सेंटिमेंट भी डिंट होता नजर आ रहा है। मंत्री जी, आपने यूएस की बात की। यूएस में एक चीज मैं गौर कर रहा था कि बॉन्ड यील्ड फिर से धीरे धीरे ऊपर जा रही है। 4% के नीचे आ गई थी बॉन्ड यील्ड, वहां से बढ़ते बढ़ते 4.22 के लेवल है 10 ईयर के, अगर मैं बॉन्ड यील्ड की बात करूं। आप कैसे देख रहे हैं और ये क्यों हो रहा है? क्या ये जियोपॉलिटिक्स जो थोड़ी सी फिर से ऐसा लग रहा है कि नहीं, माहौल खराब होगा, टैरिफ के मोर्चे पर ट्रंप के जो टैंट्रम्स से फिर से शुरू हो गए हैं, क्या वो वजह है और आप उनको कितना तवज्जो देंगे? देखिए, यूएस इंटरेस्ट रेट, अगर आप कोई बोल रहा है कि एआई का जो बबल बन रहा है, आज यूएस मार्केट के अंदर ज्यादा डोमिनेंस मेगा 7 का है, और मेगा 7 में अनप्रेसिडेंट लेवल का एआई के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो काफी लोग एआई बबल की बात कर रहे हैं, और ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि एआई का बबल टूटेगा जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे। और यूएस में देखिए, पॉलिटिशियन चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट ऊपर नहीं जाए, लेकिन जो सेंट्रल बैंक है वो बहुत क्लियर है कि वी कांट मैनेज इट। और उसका सिंपल कारण है कि यूएस में फूड इन्फ्लेशन 30% के ऊपर चला गया है, और एनर्जी इन्फ्लेशन 40% के ऊपर गया है। तो बहुत क्लियर है कि यूएस के अंदर इन्फ्लेशन दबने वाला नहीं है। हाँ, जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ा पिछले 5 सालों में, उससे थोड़ा कम हो जाएगा। ग्रोथ ऑफ इन्फ्लेशन विल कम डाउन, लेकिन इन्फ्लेशन नीचे आने वाला नहीं है। तो मेरे को लगता नहीं कि यूएस की डोमेस्टिक इकोनॉमी की वजह से इन्फ्लेशन वहां पे नीचे आएगा। हाँ, ऐसा ट्रम्प जैसे, वेनेजुएला जैसे कुछ चीज कर सकता है जो किसी की समझ के या किसी के भी थ्योरी में फिट नहीं बैठता है, तो वो नहीं कर पाया। तो बेसिक इकोनॉमिक की देखें तो यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा ही जाएगा, मतलब उसको रोकना बहुत इम्पॉसिबल है। क्योंकि आप टैरिफ लगा रहे हैं, तो टैरिफ लगा रहे हैं तो डोमेस्टिक जो चीज है यूएस कंज्यूमर खरीद रहा है, उसके दाम बढ़ेंगे। या फिर आप डोमेस्टिक प्रोड्यूस करो, तो आपका जो पहले रेफरेंस पॉइंट इंडिया, चाइना, वियतनाम ये कंट्री थी, अभी रेफरेंस पॉइंट आपका डोमेस्टिक कॉस्ट हो जाएगा। तो यस, यूएस में इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, उसका यूएस मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और उसका हो सकता है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इमर्जिंग मार्केट पे पड़े इन द बिगनिंग। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद इंडिया विल बिकम मोर एंड मोर अट्रैक्टिव। जो एफआई आज निकाल रहा है, वो शायद उस टाइम पैसा वापस लेके आएगा। सर, एक और सवाल, बजट नजदीक है
और बजट से उम्मीदें हमेशा की तरह होती हैं। हालांकि हमने पिछले 4-5 साल में तो बाजार में ये ट्रेंड देख लिया कि बजट को लेकर बाजार में कोई ऐसा बहुत उत्साह का माहौल बिल्ड नहीं होता है और लोगों को अंदाजा कहीं ना कहीं हो जाता है कि अच्छा ठीक है, जो लास्ट ईयर में जो खर्चे थे 5-10% इधर उधर करके सरकार फिर से वो डॉक्यूमेंट अपना सामने रख देगी। आप जरा बताइए सर कि बजट को लेकर आप कितने उत्साहित हैं और बजट को ध्यान में रखकर बाजार में किस तरह से पोजीशन करने की आप सलाह देंगे? देखिए, बजट में देखिए बहुत बड़ा होता है टैक्सेस का, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का बहुत बड़ा पूरा जीएसटी काउंसिल के पास चला गया, तो वो तो यूनियन गवर्नमेंट का वन वे नहीं है। यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में खाली अभी कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स है, और वहां मुझे लगता है बहुत बड़ी रियायत पिछले बजट के अंदर दे दी गई है। तो वहां मुझे लगता नहीं कि थोड़ा बहुत ट्वीकिंग हो सकता और कुछ नहीं। तो मार्केट ये एज्यूम करके चल रहा है कि नो न्यूज इज द गुड न्यूज, क्योंकि अब हम सबको मालूम है कि जब एसटीटी लागू किया गया था तो ये कह के लिया गया कि भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं है, लेकिन अभी एसटीटी भी है, स्टैम्प ड्यूटी भी है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है। तो मुझे लगता है कि इक्विटीज में टैक्स अननेसेसरली वेरी वेरी हाई। तो अगर आपको कुछ बाजार में कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करवाना है तो आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कम करना पड़ेगा, तो ही बाजार में कुछ लोगों का मन में वापस ये आएगा कि हमको इक्विटी में वापस पैसा डालना चाहिए। क्योंकि इस साल तो इफेक्टिवली लोगों का 2000 अगर आप 25-26 देखें तो इफेक्टिवली ढंग का पैसा लोगों का बना नहीं है, तो सरकार को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी कहां से आएगा। तो बाजार को अगर मैं टैक्सेशन में कुछ करे तो उसको देख सकता है। उसके अलावा लोग ये भी देखना चाहेंगे कि गवर्नमेंट अपना पैसा कहाँ खर्च कर रही है, क्या वो मेक इन इंडिया को और वायबल बनाने की कोशिश कर रही है। और मुझे लगता है कि काफी चीजें बिलो सरफेस हो रही है इंडिया में, वो बहुत अच्छी है। अगर आप जेन्युइन इनोवेटर से बात करेंगे, काफी लोगों से बात करेंगे, तो भले ऑप्टिमिस्टिक है। भले यूएस का थोड़ा उनके ऊपर टेंशन है कि यूएस में जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर चैलेंजेस है, उसके बियॉन्ड डोमेस्टिक इकोनॉमी कोई बड़ा चैलेंज मुझे नहीं लगता है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आज आपने समय दिया और विस्तार से जो अहम मुद्दे बाजार के हैं इस पर आपने हमारे दर्शकों को और इन्वेस्टर्स को आपने गाइड किया। थैंक यू सो मच सर। बाजार में देखने की सिचुएशन थोड़ी सी आज कमज़ोर है और हफ्ते की जब कमज़ोर शुरुआत हो जाती है ना तो थोड़ी सी निराशा वैसे भी फैल जाती है। आप देखेंगे निफ्टी करीब करीब 165 अंक नीचे है और निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब करीब 400 अंकों के आसपास की गिरावट आप निफ्टी बैंक में देखेंगे और एडवांस डिक्लाइन का रेशियो भी कमज़ोर है। विप्रो, आईसीसी बैंक, टाटा मोटर, रिलायंस, सिप्ला, मतलब बड़े बड़े जो शेयर हैं नतीजे तमाम कंपनीज के आए और उन नतीजों का बाजार में आज कोई उत्साह नहीं देख रहे हैं। टेक महिंद्रा इकलौता शेयर है जहां पर हम देख रहे हैं कि नतीजों के बाद बाइंग हो रही है, लगभग 3% ऊपर शेयर है और निफ्टी का सेकंड टॉप मोस्ट गेनर है इंटरग्लोब एविएशन के बाद।